हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज़ पर चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कल हमने जो टॉपिक आया था, हमारा कल का टॉपिक था राज्य विधानमंडल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं ये आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते होते हैं वो आपके राज्य की जो संचित निधि होती है वहाँ से दिए जाते हैं। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना है। तो ये किसने कहा है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके कहने से पहले ही वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने यह निर्णय दिया था कि 3 बार तलाक कहने से तलाक होना है। तो ये गैर कानूनी होगा, तलाक होना गैर कानूनी होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पर तो गैर कानूनी होगा, ये कौन से उच्च न्यायालय ने कहा था? तो ये आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसने बोला था कि जो अगर 3 बार तलाक बोलते हो तो वह गैर कानूनी तलाक होगा, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आगे है आपका कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति होती है। जो न्यायाधीश होते हैं अगर उन्हें हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें 3 सदस्यीय समिति बनानी होगी जिसमें आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय होगा, साथ ही उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात अधिवक्ता होगा। तो जब ये तीनों ही होंगे उसी के बाद ही हम अपने जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो आपकी 62 वर्ष होती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो किसी संस्था या व्यक्ति को जो रिट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परम आदेश कहते हैं। ठीक है, आगे है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता ही होगी कि भारत में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो आपकी 25 यानी कि 25 है। ठीक है, आगे है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो मूल कर्तव्यों में आता था, मूल अधिकारों में आता था, लेकिन अब वर्तमान में आपका ये संपत्ति का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार कर दिया यानी कि लीगल राइट्स कर दिया। ठीक है, और इसकी रक्षा के लिए जो उच्च न्यायालय है वो रिट भी जारी कर सकता है, रिट यानी कि परम आदेश। ठीक, आगे है आपका कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। जो मुख्य क्षेत्राधिकार होता है उसके अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। कौन सा? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय होती है उसकी जो परीक्षण की जो याचिका होती है वो उत्प्रेक्षण होती है। क्या? उत्प्रेक्षण। ठीक, आगे है कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। जो मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो किस न्यायालय में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ही आता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत में संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उसके अंतर्गत कौन नहीं है? तो वो आपका अधिकरण न्यायाधीश उसमें सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, अब ये कुछ आपके उच्च न्यायालय से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक साइड आपके दिए गए हैं, हम नंबर वाइज देख लेते हैं
जैसे कि पहला अनुच्छेद आपका आता है 214। तो 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये आपका इसमें प्रावधान है। 214 में कौन सा प्रावधान है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। 215 है, उसमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय के अभिलेख के न्यायालय के रूप में, किसके रूप में है? जो उच्च न्यायालय है उसके जो अभिलेख हैं वो न्यायालय के रूप में, इससे संबंधित प्रावधान है। 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सब आपका 216 में दिया गया है, ठीक है। आगे है आपका 217। तो 217 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति तथा अहर्ता, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी पद कौन सा होगा, कैसे नियुक्ति होगी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सभी आपके 217 में आता है। आगे है 218 कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना है। जो उच्च न्यायालय है उसमें जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान होते हैं वो कौन कौन से प्रावधान हैं, वो आपके 218 में सम्मिलित है, ठीक है। 219 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण करना, यानी जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कैसे ग्रहण करनी है, क्या शपथ ग्रहण करनी है, इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपका 219 के अंतर्गत आता है। इसी में आगे है आपका कि 220। तो 220 में है कि स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रथम, जो प्रैक्टिस पर प्रथम लगाया गया है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपके 220 के अंतर्गत आते हैं। वहीं 221 है तो न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, यानी कि न्यायाधीशों को वेतन कैसे मिलेगा, उनका भत्ता क्या रहेगा, जो कुछ भी है ये आपका 221 के अंतर्गत आता है। आगे है 222 जिसमें दिया गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कैसे होना है, क्या क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, वो आपका 222 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है 223। 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपके 223 में है। 224 है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों का जो है वो भी आपका 224 में है, ठीक है। तो ये 224 यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे आता है आपका 224 ए। तो 224 ए में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होनी है, ये जो प्रावधान है ये आपका 224 ए में दिया गया है। 225 है कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार, उनका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक है, ये सब आपका 225 के अंतर्गत आता है। 226 कि कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की जो उच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है वो सब आपकी 226 में दी गई है। कौन सी? तो रिट जारी करने की, ठीक। आगे है 226 ए। तो 226 ए में दिया गया है कि केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, ये जो निरस्त हो गया है, ये जो आपका 226 वाला जो अनुच्छेद है ये निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे रहेगा एक 227 जिसमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय की सभी न्यायाधीश न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, जो उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो अधीक्षण की जो शक्तियाँ हैं उनका जो प्रावधान है वो आपका 227 में दिया गया है। आगे है 228। तो 228 उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण जो होता है वो आपका 228 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। आगे आता है आपका 228 ए। तो 228 में दिया गया है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान है, और ये वाला प्रावधान भी आपका निरस्त कर दिया गया, अब ये लागू नहीं होता है, इसलिए आपका 228 भी अब निरस्त हो चुका है। फिर है कि 229। तो 229 में दिया है कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय से संबंधित है आपका 229। 230 अनुच्छेद में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आपके वो 223 के अंतर्गत आते हैं। आगे है 231। तो 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की जो स्थापना का जो प्रावधान है वो आपका 231 के अंतर्गत दिया गया है। आगे हम इसी सीरीज में बढ़ेंगे जिसमें आपका दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है, तो पेंशन भारत की जो संचित निधि होती है वहाँ से दिया जाता है। कहाँ से? जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आगे है आपका कि उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थी एवं क्षेत्राधिकार, उनकी क्या क्या अवस्थी होती है एवं क्षेत्राधिकार होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं पूरा ही डिटेल में। और फ्रेंड्स ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये कंटेंट जो है वो आपके प्रत्येक स्टेट के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है आपका कि जो नाम दिया गया फिर स्थापना के राज्य क्षेत्राधिकार और मुख्य पीठ एवं खंडपीठ, ठीक है।
हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत में कितने टोटल न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो वो आपके तेलंगाना यानी कि 25 हैं। ठीक, अब वो 25 कौन कौन सी हैं वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो पहले नंबर पर आपका कोलकाता आता है। तो कोलकाता की जो उच्च न्यायालय है उसका 1862 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके क्षेत्र में आपके पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं द्वीप समूह जो है, निकोबार द्वीप समूह, ये आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। ठीक, और मुख्य पीठ या खंडपीठ कौन सा है? तो कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। कहाँ पर? कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है आपका मुंबई। तो मुंबई की जो स्थापना थी वो आपकी 1862 में हुई थी। साथ ही इसके अंतर्गत जो क्षेत्राधिकार आते हैं वो महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप और गोवा। तो इनमें जो भी इनका जो मुख्य न्याय जो उच्च न्यायालय है मुंबई का, उसके अंतर्गत ये इतने आपके क्षेत्राधिकार आते हैं। और इसकी जो मुख्य खंडपीठ है वो आपकी मुंबई है और साथ ही आपके नागपुर पड़ोसी हुआ औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, आगे आता है मद्रास। तो मद्रास की जो स्थापना थी उच्च न्यायालय की वो 1862 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो आपका तमिलनाडु और पांडुचेरी है। ठीक है, और इसका जो खंडपीठ या मुख्य पीठ है वो आपका मद्रास में है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। इसमें ज़रूरी नहीं आपका एग्जाम में आए, पर लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे PCS का हुआ, SSC CGL का हुआ, तो उनमें ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और नॉर्मली जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे टीचिंग एग्ज़ाम हुआ या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, आर्मी का हुआ, रेलवे का हुआ, और जो ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये ऊपर करा रखे अनुच्छेद वगैरह, लेकिन जो गहराई से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम हाई लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर लेकिन जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की रखी है इसमें से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी पूछेगा इससे ही पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट जो है, पटना हाई कोर्ट, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो इसका बिहार है। साथ ही इसका खंडपीठ या मुख्य पीठ जो है वो पटना है। ठीक, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसका जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार आपका यूपी है। साथ ही इसका जो खंडपीठ या मुख्य पीठ है वो आपका इलाहाबाद लखनऊ में है। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की 1928 और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसका क्षेत्राधिकार है। उसकी खंडपीठ आपका श्रीनगर व जम्मू है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसका जो स्थापना है वो 1936 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश है। साथ ही इसका जो खंडपीठ है और मुख्य पीठ है वो आपका जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में है। ठीक है, आगे है पंजाब व हरियाणा। तो पंजाब व हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार है वो आपका पंजाब, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और इसका खंडपीठ तो वो आपका छत्तीसगढ़ है। फिर गुवाहाटी आता है। तो गुवाहाटी की जो स्थापना थी वो आपकी 1948 में हुई थी और असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। ठीक है, साथ ही इसका जो खंडपीठ है वो आपकी गुवाहाटी में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रत्येक वीडियो की जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी प्रत्येक वीडियो की आपके जो PDF है उनको पूरी PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अच्छी तरीके से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जितने भी एग्जाम की हमने अपने YouTube चैनल पर जो सीरीज चला रखी है उन सभी वीडियोज़ का PDF प्रोवाइड है। ठीक है, आगे है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो उच्च हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। क्षेत्राधिकार इसका उड़ीसा है और इसकी जो खंडपीठ है वो कटक में है। राजस्थान तो 1949 में राजस्थान है और जोधपुर है। आई होप आप ये सभी आपको समझ ही आ रहे होंगे, ये आप पूरा देख सकते हैं। साथ ही अब विशेष क्या है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके जो उसके आसपास जो राज्य हैं उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इधर है आपका विशेष की 6 उच्च न्यायालयों जैसे कि इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की खंडपीठ है। ठीक है, केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, बंगाल की 2 सर्किल खंडपीठ है। किसकी? केवल कर्नाटक। ये जो क्वेश्चन नोट में दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। वही है कि 6 उच्च न्यायालयों की स्थायी खंडपीठ है। किसकी स्थायी खंडपीठ है? 6 राज्यों की। तो वह कौन कौन से राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ है तो उसकी कौन सी है? तो बंगाल की 2 सर्किट पीठ है। कौन कौन सी? धारवाड़ और गुलबर्गा। ठीक है, आगे आता है आपका
कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो सिर्फ 3 महीने तक। जो क्या कहते हैं निवारक निरोध होता है उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे 3 माह तक ही बंदी बनाकर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आगे है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में। अब आपको करना क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। फिर जो स्क्रीनशॉट है उसे आप इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आंसर पूछेगा वो इसी तरीके से पूछ लेगा कि त्रिपुरा का जो उच्च न्यायालय है उसकी कब स्थापना हुई थी, इसी तरीके से पूछेगा। जैसे इलाहाबाद का है तो 1866 में। साथ ही न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होता है। तो लागू क्या होता है? प्रतिदेश होता है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं होता है। जो सैन्य न्यायालय होता है वो आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। सैन्य न्यायालय क्या, जैसे कि कोई फोर्स होती है, जैसे पुलिस होता है, साथ ही आर्मी होता है, तो उनके जो मुकदमे होते हैं उनके मुकदमे उन्हीं की कैटेगरी में होते हैं। जो पुलिस के होते हैं तो वो पुलिस की सैन्य न्यायालय में और आर्मी की सैन्य न्यायालय में, ठीक है। आगे है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी लीला सेठ थी। तो ये जो कंटेंट हमारा हाई कोर्ट से संबंधित वो कंप्लीट होता है। कल जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा वो रहेगा केंद्र राज्य संबंध। तो जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कल आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। फिर इसके बाद आपका आपात उपबंध आएगा। तो हमने ये जो पॉलिटी की पूरी सीरीज हमने चला रखी है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर